हेलो स्टूडेंट्स एंड हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बीस्ट पर एक बार फिर से। हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 की थी। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आता है। इसमें हो सकता है कि डिजिट यहाँ पर चेंज हो जाती है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आंसर पर चलते हैं। और मैंने 2-4 लाइन यहाँ पहले से लिखी है, मैं इनको समझा देती हूँ आपको। आंसर में हम लेके चलेंगे, हमें प्रूव क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका उल्टा लेके चलेंगे, हम यहाँ पर मान के चलेंगे और हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हम मान के चलेंगे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। माना √5 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो √5 को हम P/Q के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि परिमेय संख्या किस रूप की होती हैं और अपरिमेय संख्या किस फॉर्म की होती हैं। तो परिमेय संख्याओं में एक फॉर्म मैंने ये भी बताई थी कि वो फ्रैक्शन नंबर भी हो सकते हैं, और वो फ्रैक्शन नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। और उसके साथ 1-2 कंडीशन भी थी। वो कंडीशन क्या थी कि P और Q पूर्ण संख्याएं होती हैं, और क्या होता है कि Q = 0 होता है। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। मतलब ऐसा कोई फ्रैक्शन नंबर हम ले सकते हैं जिसको हम परिमेय संख्याओं में रखते हैं। तो इसीलिए हमने P/Q के बराबर किसको माना है, √5 को यहाँ पर मान लिया है। अब एक और कंडीशन इसके साथ जुड़ी होती है। अगर हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं, इसके साथ ये वाली हमें भी कंडीशन फॉलो करनी है। और ये कंडीशन क्या है कि माना P और Q में 1 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या कॉमन नहीं होती। तो ये भी चीज़, ये कंडीशन इसके साथ लगी हुई है। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं, इट मीन्स √5 एक परिमेय संख्या होगी। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या ना होकर के क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में हम क्या प्रूव करेंगे। ये जो मैंने नीचे लाइन लिखी है कि 1 के अलावा कोई अभाज्य संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हमें यहाँ कोई ऐसी अभाज्य संख्या लानी है जो दोनों में कॉमन होगी। अगर वो आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा √5 है वो परिमेय ना होकर के अपरिमेय संख्या होती है। बस ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। तो हम मान लेते हैं, अब ये वाली चीज़ उठा करके चलते हैं हम। √5 = P/Q। इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। और कैसे होगा, √5 × Q = P²। दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि क्या करना है, हमें इस √ को रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि दोनों साइड का स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर एक ही बात है। दोनों साइड का स्क्वायर करने पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये जब हम इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो √ जो है हमारा स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा केवल 5 बचेगा, और Q² = P²। और ये हमारी बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। अब इस चीज़ से, इस इक्वेशन से आपको क्या पता लगता है कि जो हमारा P² है वो क्या है, 5 से डिवाइड हो सकता है। P² 5 से डिवाइड हो सकता है, और 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या, इसी को हम यही पहली कंडीशन लेके चले थे कि 1 के अलावा हमारे पास कोई संख्या नहीं आनी चाहिए अगर हमें इसको परिमेय दिखाना है। अगर 1 के अलावा हमारे पास कोई भी संख्या ऐसी आ जाती है कि जिससे P² और Q² दोनों डिवाइड हो सकते हैं, इसका मतलब हम इसको परिमेय संख्या फिर नहीं कहेंगे, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस एक इक्वेशन से ये तो प्रूव हो गया कि जो P² है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। और जब P² 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है कि P भी 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। अगर P², इस इक्वेशन से हम बोल रहे हैं P² 5 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब कि हम क्या मान लेते हैं कि माना P भी 5 से विभाज्य होगा। अब फिर इसके लिए हम एक इक्वेशन लेके चलते हैं कि P = 5R। R भी हमने एक
नंबर लिया है इसके साथ, मान लिया है हमने r। अब क्या करेंगे, यहाँ भी हम वही करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25r²। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q²। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इन दोनों को कंपेयर करने पर क्या होगा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगी और उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5q² इज इक्वल टू 25r²। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 = 25 और q² इज इक्वल टू 5r²। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है कि q² भी 5 से डिवाइड होगा। इससे पता लग रहा है इक्वेशन से कि q² भी 5 से डिवाइड होगा। हम केवल 2 डिजिट को लेके चल रहे हैं यहाँ पर, p को और q को, ठीक, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो हमने p को प्रूव कर दिया कि वो 5 से डिवाइड होगा। अब हमने q को प्रूव कर दिया कि वो 5 से डिवाइड होगा। अब जब q² 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है कि q भी 5 से विभाज्य होगा या डिवाइड होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब पूरे सवाल का कंक्लूजन से हमें क्या पता लगता है कि p और q दोनों ही 5 से भाज्य हो सकते हैं। p और q दोनों 5 से, p और q दोनों 5 से विभाज्य होंगे। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके कंक्लूजन निकाल लिया। अब 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या है कि p और q में 5 भी एक ऐसा नंबर है जिससे वो दोनों विभाज्य हो सकते हैं और अभाज्य नंबर है ये, ठीक है। लेकिन हम कंडीशन शुरू में क्या लेके चले थे कि 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा एक नंबर कौन सा आ गया, 5 आ गया। ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब हम क्या क्या कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद हम अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही प्रोसेस है। मैंने पहले भी बोला था कि ये वाले डिजिट चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ही है कि यहाँ पर पहले हमने क्वेश्चन क्या प्रूव किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर हमारे पास आगे डिजिट 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले चले थे। हम इसको मान के चलेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। थोड़ा सा ध्यान देना है हर स्टेप पर, तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, इस संख्या को हम p/q के बराबर मान सकते हैं और इसके साथ सेम वही कंडीशन रहेगी जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताई है। इसके क्या कि p और q दोनों पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q का 1 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सारी कंडीशन मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं, उनको लिखूंगी नहीं, केवल मैंने ऑरली आपको बता दिया। अब जल्दी से उसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लेके चलेंगे, इसमें देखिए दूसरा तरीका करेंगे। ये जो 3 है, इस 3 को हम इधर माइनस में लेके जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एक √5 एक संख्या दिख रही है, उसकी हेल्प से हम थोड़ा सा इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो p/q - 3, अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसको हम इसके नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे, इधर खाली हम √5 छोड़ेंगे। तो p/q - 3 इसको हम एक ब्रैकेट में रखते हैं और अपॉन 2, ठीक। अब इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि p/q एक परिमेय संख्या है, ये होती है, एक परिमेय संख्या है। और जब p/q एक परिमेय संख्या है तो ये जो पूरा फैक्टर है कि इसमें से
कोई डिजिट माइनस हो रही है और माइनस करके जो आंसर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो भी बचेगा वो भी एक परिमेय संख्या होगी, एक कॉमन सी बात है, ठीक है। तो P/Q को जब हमने परिमेय संख्या माना उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा फैक्टर हमारे पास बन के आया था ये पूरा फैक्टर भी एक परिमेय संख्या है। और जब ये पूरा फैक्टर परिमेय हो गया तो इसका ये किसके बराबर है यहाँ पर, √5 के। इट मीन्स कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। ये केवल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है, वैसे नहीं है। अभी इसको हम देखते हैं एक ये अपरिमेय संख्या ही होगी, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सब कुछ बात बता रहे हैं। दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, यहीं से हमने उठाया है P/Q हम मान के चले थे एक परिमेय संख्या है, तो P/Q एक परिमेय संख्या है। जब P/Q एक परिमेय होती है तो इसकी ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है कि इसमें से कुछ हमने माइनस किया है, जो माइनस करके आया उसको हमने 2 से डिवाइड किया है, तो ये पूरा फैक्टर भी हम परिमेय संख्या मान सकते हैं। और ये पूरा फैक्टर हमारा √5 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परंतु यह कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये हम इस बेस पे भी कह सकते हैं, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने पूरा ये प्रूव करके दिखाया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये गलत है, ये चीज़ गलत है। इसका मतलब √5 पहले क्वेश्चन से हमने क्या प्रूव किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हमारे पास पूरी डिजिट क्या है, उस अपरिमेय में अगर हम कोई डिजिट जोड़ देते हैं या किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरी संख्या भी क्या बनेगी, एक अपरिमेय संख्या ही बनेगी। तो इसी के आधार पर हमने ये बोल दिया कि ये संख्या भी एक अपरिमेय संख्या है। बस ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ध्यान से आप इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखोगे तो ये इजी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन का प्रोसेस एक ही है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पार्ट 1/√2, सेकंड 7/5 और थर्ड है हमारा 6 + √2। अब इसका मैं एक पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ और ये 2 पार्ट आप खुद से करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये पार्ट भी बिल्कुल सेम है, करते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जैसे सेम प्रोसेस है जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, सेम वैसे ही। परिमेय संख्या है तो थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलते हैं, तो हम किसको किसके बराबर मान लेंगे, P/Q के। ठीक, कंडीशन वही होगी, क्या क्या, P और Q पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q का 1 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ प्रूव करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √2 P = Q, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने पर तो यहाँ जाएगा 2P² = Q²। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्या कहती है इक्वेशन नंबर 1 कि जो Q² है इसका मतलब वो क्या होता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, और 2 भी हमारा एक अभाज्य संख्या में आता है। ठीक है, याद रखना है इस बात को, ये एक अभाज्य संख्या में आता है 2 भी, क्योंकि ये केवल अपने आप से और 1 से कटता है। तो जो संख्याएं अपने आप से और 1 से कैंसिल होती हैं वो सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ प्रूव कर दी कि जो Q है वो 2 से अभाज्य है। इसका मतलब क्या है कि Q भी 2 से विभाज्य है। ठीक,
अब दूसरा लेके चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जब हमने Q को 2 से विभाज्य मान लिया, अब हम फिर से मानते हैं एक चीज़ कि इसलिए Q इज इक्वल टू 2R, 2 इंटू R, कोई भी नंबर हमने इसके साथ मल्टीपल में ले लिया। इसका दोबारा से फिर क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके हमारे पास बनेगा 2R का होल स्क्वायर बनेगा और Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की कंपेयर करते हैं जैसे हमने पहले की थी। और इक्वेशन 1 हमारी क्या कह रही थी कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक, अब यहाँ से Q स्क्वायर LHS दोनों की सेम है तो RHS भी दोनों की सेम होनी चाहिए। दोनों RHS को बराबर रखते हैं एक दूसरे के, कैंसिल करते हैं, 2 आ गया और इक्वेशन क्या बनेगी हमारी 2R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो देखिए फिर से इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, पहले हमने प्रूव किया था कि Q स्क्वायर और Q दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं और इस इक्वेशन से हमारा ये प्रूव हो गया कि P स्क्वायर और P वो दोनों भी हमारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन से हमें क्या पता लगता है कि P और Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम पहले ही मान के चले थे, क्या कंडीशन लेके चले थे कि P और Q का 1 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 हमने प्रूव कर दिया कि ये भी एक अभाज्य संख्या है और ये दोनों में कॉमन रूप से है, जो दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 1/√2 जो संख्या हम परिमेय मान के चले थे वो संख्या परिमेय न होकर के एक, डायरेक्टली लिख देते हैं, एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमें प्रूव करना था। ठीक, ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। अब इसी बेस पर बिल्कुल इसी तरह इसी प्रोसेस से इसका पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड आप सभी बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, मैं इनको फिर सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी। इसी के साथ हमारी आज की ये एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट होती है और आज की हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरे बहुत अच्छे से अपना ये वाली पढ़ाई करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बार बार इनको प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।